आज की हेडिंग का नाम लिखिए बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। तो फंक्शन वर्ड जो है वो वैसे एक बहुत ही कॉमन टर्म है, गणित के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन वर्ड आते ही आप एक चीज हमेशा याद रखो कि फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें कोई ना कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो एक या अनेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर निर्भर करता होगा। तो इस तरह से उसको प्रेजेंट कर देते हैं, डिपेंडेंट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जैसे जब आप छोटे थे फंक्शन पढ़ते थे तो मान लो ऐसा लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर y जो है वो निर्भर करता है x पर, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 5। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 10 आएगी। तो बेसिकली y जो है वो डिपेंड करता है x पर। तो हम बचपन में इसको कहते थे y इज फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन वर्ड का मतलब तो बस सिंपल ये है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से अनेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर निर्भर करेगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये बात अगर प्रोडक्शन के संदर्भ में लगाई जाए तो अब लिखें Q इज फंक्शन ऑफ f1, f2, f3 डैश 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 f1, f2, f3 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं कि Q का मतलब है लिखिए डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट तो ये डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, ये निर्भर करेगा किन पर निर्भर करेगा। तो ये F का मतलब है फैक्टर इनपुट्स, तो ये फैक्टर इनपुट्स पर निर्भर करेगा। तो फैक्टर इनपुट्स जितने ज्यादा होंगे, मतलब अगर नॉर्मल टर्म में बात करें तो आउटपुट आपका उतना ज्यादा होगा। तो मैं जितने इनपुट लगाऊंगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा, जितने इनपुट लगाऊंगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा। तो ये आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट्स पर। तो इस बात को बोल देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसकी एक अंग्रेजी लाइन लिख लेते हैं कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। सेकेंड एरो, basically it can be defined as minimum quantities of various inputs that are required to yield given output। तो इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक है मिनिमम क्वांटिटीज और एक है लास्ट में गिवन आउटपुट। तो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं, ये बढ़िया लाइन है कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप जो है वो इस प्रकार से बताया जाता है कि मेरा आउटपुट जो है वो गिवन होगा। मतलब कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे तो 300 डब्बे चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मेरे को तो 300 डब्बे चाहिए। तो 300 डब्बे बनाने के लिए आप मुझे बताओगे कि सर देखो अगर आपको 300 डब्बे चाहिए ना तो फिर आपको कम से कम 10 मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो आप मुझे कम से कम फिगर बताओगे कि सर कम से कम आपको 10 इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, तब आपको 300 आउटपुट मिलेगा। तो ये परिभाषा अंग्रेजी में ऐसे बन गई कि इट कैन बी डिफाइंड एज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स, कि आप मुझे कम से कम बताओगे कि सर कम से कम देखो 10 मजदूर लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैंने 9 मजदूरों से काम करवाया तो मुझे 300 डब्बे नहीं मिले, तो आप मुझे मिनिमम इनपुट्स बताओगे जिससे मैं अपना गिवन आउटपुट अचीव कर सकूं। तो ये अंग्रेजी इस प्रकार से दे रखी है। तो समझ आ गया, अंग्रेजी में तो दो कीवर्ड्स हैं। तो इसमें वो आपके साथ एमसीक्यू में मतलब आपको बेवकूफ बनाएगा अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। हो सकता है वो कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे, कहीं लिखा हो मैक्सिमम आउटपुट, कहीं लिखा हो मिनिमम आउटपुट, कहीं हाँ मिनिमम मैक्सिमम बोथ आउटपुट तो नहीं देगा, वो तो ज़्यादा अजीब लगेगा। या कहीं वो दे देगा मैक्सिमम इनपुट या वो दे देगा गिवन इनपुट। तो ये सब गलत होंगे, क्योंकि इनपुट कौन सा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इनपुट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और आउटपुट क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। तो मतलब ये सब एमसीक्यू में आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे सकते हो। तो आप सतर्क रहना, सावधान रहना और सुरक्षित रहना कि गलती ना हो जाए। तो मिनिमम इनपुट और गिवन आउटपुट पर ध्यान रखना है। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट, अजम्पशंस। अब कुछ कूल फिजूल बातें, क्योंकि अजम्पशंस मतलब इकोनॉमिक्स में कि हम कुछ भी सोचते हैं कि ये हो रहा होगा और ये सब बातें। तो 3 अजम्पशंस होती हैं बच्चों प्रोडक्शन में मेनली, तो हम इसीलिए 3 बातें लिखेंगे। पहली, above relationship is for a specific time period only। above relationship is for a specific time period only। तो ये तो जीवन का भी सत्य है। आजकल जीवन के अंदर ही लोगों के साथ जो आप रिश्ते रखते हैं, तो बस अब आगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही इनपुट और आउटपुट का भी जो रिश्ता है, ये जो अब रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का, ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो ये एक बार रिलेशन बन गया, जैसे रिलेशन मतलब ये बन गया कि मान लो कि 10 मजदूर 300 डब्बे बना रहे हैं, ये एक रिलेशन बन गया कि 10 मजदूर 300 डब्बे बना रहे हैं। तो अब आप 10 साल बाद आए और 10 साल बाद आप कह रहे हो कि सर आज हम 10 मजदूर लाए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी 10 मजदूर 300 डब्बे बना रहे हैं, फिर 10 साल बाद बदल जाएगा, रिश्ता बदल जाएगा। तो ये रिश्ता जो है ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है इनपुट आउटपुट का, उसके बाद ये बदल भी सकता है। दूसरी असम्पशन, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो खैर एक नॉर्मल बात है कि भाई टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि बदल गई। और इन प्रोडक्शन फंक्शन
we assume that the given output is always maximum. We assume that given output is always maximum. तो हम ये assume करते हैं कि जो मैं आपको given output बता रहा हूँ वो maximum है. तो जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कितना आउटपुट बताया आपको 300, तो इसका मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि ये मेरा मैक्सिमम है. मैक्सिमम का मतलब है कि ये जो मैं 300 गिवन यूनिट्स दे रहा हूँ आउटपुट के, मैं इससे ज्यादा बनाना भी नहीं चाहता. ये मेरे लिए मैक्सिमम आउटपुट नहीं, वो उस परिभाषा में मैक्सिमम आउटपुट का ऑप्शन वहां पे सही नहीं है. मैक्सिमम आउटपुट का ऑप्शन कहां पे सही है? अजम्पशन में. तो अजम्पशन में हम कह रहे हैं कि गिवन आउटपुट इज ऑलवेज मैक्सिमम. मतलब मिनिमम इनपुट के साथ जो हम गिवन आउटपुट दे रहे हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम ये एफिशिएंसी के साथ. तो मतलब ये कि मैं आउटपुट जो आपको 300 बता रहा था, तो वो मैं अपने मन में सोच रहा था कि ये मेरा मैक्सिमम आउटपुट है, मेरे को इससे ज्यादा नहीं बनाना, जैसे ज्यादा हमको नहीं चाहिए. तो वो हमारी एक अजम्पशन हो गई. तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो हम आउटपुट गिवन लेते हैं या मतलब जो हम सोचते हैं, एज्यूम करते हैं, वो हमारा एक मैक्सिमम आउटपुट ही होता है. मान के चलते हैं कि भाई इससे ज्यादा हमें आउटपुट नहीं चाहिए. तो ये हो गई इसकी 3 अजम्पशंस. अब फोर्थ पॉइंट जो है उसको आप थोड़ा सा मतलब पेज को हाफ करके बनाना. ज्यादा बड़ा हाफ नहीं करना, थोड़ी सी बात है बस. तो पहले पार्ट का नाम है शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन, और दूसरे पार्ट का नाम है लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रन. तो पहले पार्ट का नाम है शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन, और दूसरे पार्ट का है लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रन. तो शॉर्ट पीरियड का मतलब कितना समय? 1 साल से कम. और लॉन्ग पीरियड का मतलब 1 और मोर देन 1. तो आप मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हो, तो उससे आपको समझ आ जाएगा. तो छोटी अवधि शॉर्ट रन, लंबी अवधि लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन. तो ये वो नलायकी है जो आपको नलायकों का सरताज बनाएगी, क्योंकि हम तो अर्थशास्त्री हैं और ये आप मुंशीगिरी की बातें बीच में ले आए. मुंशी सिखाता है करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और ये सब अवधियों की बातें. तो ये सब बातें हम अर्थशास्त्र में नहीं चलती कि 1 साल और 1 साल से कम. ये सब शॉर्ट रन लॉन्ग रन बिल्कुल भी नहीं होगा. इसलिए इस कूड़े को दिमाग से पहले बाहर करना है. तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बस एक ही जगजाहिर परिभाषा है, वो आपको पहले लिखनी है, फिर समझ भी आ जाएगी साथ साथ. तो पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आप लिखना मत, मैं वापस आ जाऊंगा. अब हमने टर्म अभी ऊपर लिखी थी फैक्टर इनपुट्स, ठीक है. तो फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं बच्चों जी, उन्हें हम कहते हैं कि ये 2 प्रकार के हो सकते हैं. एक को हम बोलते हैं वेरिएबल इनपुट्स. वेरिएबल इनपुट्स वो होते हैं जो बदल जाते हैं, आउटपुट के साथ चेंज हो जाते हैं. और एक इनपुट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट्स. फिक्स्ड इनपुट्स का नेचर वो होता है जो नहीं बदलते, आउटपुट के साथ नहीं बदलते, कांस्टेंट रहते हैं ना. जैसे बहुत ही सिंपल उदाहरण लें अगर हम, तो मान लेते हैं हमारे पास एक जमीन है, लैंड. तो लैंड जो है वो एक तरह का मतलब हमारे एग्जांपल में फिक्स्ड इनपुट होगी, क्योंकि जमीन कांस्टेंट है. अब मैं चाहे 1 डब्बा बनाऊं चाहे मैं 100 डब्बे बनाऊं, लैंड क्या रहेगी? सेम रहेगी. वेरिएबल इनपुट में हम उदाहरण ले सकते हैं लेबर का. लेबर मतलब ऐसी हो गई कि जो शायद चेंज हो जाए मेरे आउटपुट के हिसाब से. अगर मेरे को 10 डब्बे बनाने तो मैं 3 मजदूर रखूंगा. अगर मुझे 100 डब्बे बनाने तो मैं 10 मजदूर रखूंगा. या मतलब मेरे डब्बों के हिसाब से ये इनपुट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो ये इनकी पहले इनपुट्स की 2 तरह के इनपुट्स की परिभाषा होती है कि इनपुट जो है चेंज होने वाला भी हो सकता है या बिना चेंज होने वाला भी हो सकता है ना. तो ये मतलब बाद में आपको भी बनवाऊंगा बादल, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन हो गई. अब इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये पता लगता है कि ये शॉर्ट रन की बात है या लॉन्ग रन की बात है. तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप लिखो पहली बिंदी डाल के कि एटलीस्ट 1 इनपुट या ब्रैकेट में फैक्टर is variable, sorry, is fixed. At least 1 input या 1 factor is fixed. तो हम शॉर्ट रन की पहचान पता है कैसे करते हैं? हम इसमें ये नहीं देखते 1 साल, 5 साल, हो सकता है 20 साल हो सकता है ये समय 20 साल का भी हो सकता है, और आप 20 साल को भी शॉर्ट रन कह सकते हो. अगर आपको ये दिख जाए कि भाई इसमें कम से कम एक फैक्टर जो है वो चेंज नहीं हो रहा. एक फैक्टर भी अगर चेंज नहीं हो रहा, मान लो अगर मेरी जमीन है और वो चेंज नहीं हो रही उतनी की उतनी, तो आप कहोगे सर आप शॉर्ट रन में हो. अगर मेरे सारे फैक्टर्स चेंज हो जाए, मेरी जमीन भी बड़ी कर ली मैंने मजदूर भी ज्यादा कर लिए, मैंने मशीनें भी ज्यादा कर ली, मतलब अगर मेरे सारे फैक्टर्स चेंज होने वाले हो जाएंगे तो फिर आप कहोगे लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन में लिखना है ऑल द फैक्टर्स या इनपुट्स आर वेरिएबल. अगर मेरे सारे इनपुट्स चेंज होने लायक हो जाएंगे तब आप कहोगे सर ये लॉन्ग रन है. तो हो सकता है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग रन क्या पता खाली 10 दिन का ही हो. अगर मैं 10 दिन के अंदर अपनी जमीन भी बड़ी कर लूं, अपनी मशीन भी ज्यादा कर लूं, अपने मजदूर भी ज्यादा कर लूं, तो आप 10 दिन को भी क्या कह दोगे? लॉन्ग रन. तो यहाँ पे समय का कोई लेना देना नहीं है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में. यहाँ पे आप ये कहते हो कि सर आप ये बताओ कि आपके इनपुट्स आप चेंज कर पाते हो क्या? तो अगर मैंने कहा कि बच्चों मैं एक इनपुट नहीं चेंज कर पाता, वो फिक्स रहता है, तो आपको सर आप शॉर्ट रन. और अगर मैं बोल दूं कि मैं तो बच्चों सारे फैक्टर्स चेंज कर दूंगा, जो आप बोलो, मैं फर्नीचर भी बढ़ा दूंगा, मैं मशीन भी बढ़ा दूंगा, मैं लैंड भी बढ़ा दूंगा, मैं मजदूर भी बढ़ा दूंगा, मैं सारे इनपुट्स चेंज कर दूंगा, तो फिर आप क्या बोल दोगे? लॉन्ग रन. तो वो 1 दिन भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है. तो इसमें दिनों साल का कोई मतलब नहीं है. यहाँ बस इस हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है. तो शॉर्ट पीरियड में आपका कम से कम एटलीस्ट 1 फैक्टर इज फिक्स्ड रहता है. बाकी दूसरी बिंदी में लिख सकते हो अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल, बाकी चेंज हो जाएंगे. अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो आप फैक्टर्स के बेसिस पर बताते हो कि ये शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है. अब अगर शॉर्ट रन में मैं काम कर रहा हूं तो शॉर्ट रन में कानून अलग होता है, और अगर मैं लॉन्ग रन में काम कर रहा हूं तो लॉन्ग रन में कानून अलग होता है. कानून मतलब प्रोडक्शन के भी कानून है, ऐसा नहीं कि आपने जो चाहा वो हो गया. प्रोडक्शन भी कानून के दायरे में काम करता है, मतलब इकोनॉमिक्स में. तो शॉर्ट रन के कानून का नाम क्या है? रिटर्न्स टू फैक्टर.
हाँ वो बाद में लिखेंगे। रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब इस कानून का मेन नाम हो गया रिटर्न्स टू फैक्टर, और लॉन्ग रन के कानून का नाम है रिटर्न्स टू स्केल। तो स्केल वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप समझना ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, और फैक्टर वर्ड आ जाए तो मतलब ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। बस तो ये लाइन आप क्लोज कर सकते हो। उसके नीचे चाहे बादल बना लेना, इन्फॉर्मेशन वाला बादल है ये। तो बेसिकली शॉर्ट रन लॉन्ग रन इस प्रकार से पता लगते हैं, और उनके ये अपने अपने कानून हैं जो हम आगे डिस्कस अभी करेंगे। तो अब पांचवें एरो में आप लिखो, पांचवें एरो का नाम है पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब। ये दोनों दोस्त थे, पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब। तो ये यूएस में रहते थे, तो एक दिन ये खाली बैठे थे घर पे, तो इन्होंने कहा कि चलो हम जितनी भी यूएस की मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ चलते हैं। तो इसके नीचे देखो पहले बिंदी डाल के, स्टडीड द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर पहुँच गए कि चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ पहुँच गए वहाँ का प्रोडक्शन फंक्शन देखने। तो इन्होंने वहाँ पर जो भी स्टडी करी, अपनी स्टडी के बेसिस पर इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन भी क्रिएट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो हमको वो प्रोडक्शन फंक्शन बस रटा होना चाहिए, और इनके प्रोडक्शन फंक्शन का नाम भी पड़ गया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इन्हीं के नामों पर। तो वो लिख लेना, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। Q इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर ए इंटू सी की पावर 1 माइनस ए। तो इसका कोई एप्लीकेशन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, तो आप ये मत सोचना कि हाय मैथ्स आ गई और अब तो क्या होगा। बस वो आपसे एमसीक्यू में ये पूछेगा कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बताओ क्या है, तो 4 ऑप्शन देगा उल्टे सीधे। तो बस आप इस वाले पे थोड़ा फोकस करना कि भाई ये है, बाकी इसमें लिख लेते हैं। तो Q का मतलब तो हो गया आउटपुट, L का मतलब हो गया लेबर, लेबर क्वांटिटी लिख लो चाहे, C का मतलब हो गया कैपिटल, और यहां पर वो लेबर और कैपिटल का संबोधन करना जो चाह रहे हैं एक्चुअल में, वो मतलब ये है, लेबर का मतलब है वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल का मतलब है फिक्स फैक्टर। तो वो ये देखना चाहते थे कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर मतलब कितना योगदान देते हैं प्रोडक्शन में। उनका मेन मूल मुद्दा ये था कॉब डगलस का कि अगर मान लो डब्बा बन रहा है फैक्ट्री में, तो उसमें मजदूर का योगदान कितना है और मशीन का योगदान कितना है, वो ये देखना चाहते थे कि फिक्स फैक्टर का योगदान कितना है और वेरिएबल फैक्टर का योगदान कितना है। वो नीचे लिखेंगे कि के और ए क्या है। तो के और ए जो है वो एक अलग से लिखने वाली बात है, तो इसमें नीचे लिखना है के कॉमा ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ये कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब हो सकता है 4 और 5 हो सकता है 9 और 7 हो सकता है 2 और 5 हो, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं। तो ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं के और ए, तो वो डिपेंड करेगा, मतलब आपके लिए बेकार है लेकिन वैसे वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अच्छा, तो उनको देखना था कि भाई कितना योगदान लेबर का है और कितना योगदान मशीन का है। तो अल्टीमेटली जो उन्होंने पाया वो हमें लिखना है अगली हिंदी में। तो उन्होंने ये पाया कि लेबर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डब्बे बनाने में वो है 75%, यानी 3/4, 3/4, और कैपिटल का जो योगदान है डब्बे बनाने में वो है बचा हुआ 25%, यानी 1/4। बस, तो दोनों दोस्त थे, दोनों वेले थे, दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी गए, अपने आप अपनी स्टडी करके आ गए और अपने आप उन्होंने अपना कंक्लूजन दे दिया। तो उससे हमें मतलब नहीं कि वो क्यों दिया, क्या है, क्या वो आज वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता, हमें मतलब नहीं है। क्या पता एक्चुअल में मजदूर का योगदान 5% हो, मशीन का 95% हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ने, मतलब दोनों दोस्तों ने जो कंक्लूजन दिया वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो ये पूछ लेगा कि कितना कितना योगदान लेबर का है या कितना योगदान कैपिटल का है। तो ये हो गया जी आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कितनी बातें हो गई? 5। तो अब आप एक छोटी सी लाइन लगा सकते हो। तो ये जो 5 एरो वाली बातें हो गई, ये तो हो गई छुटमुट बातें, है ना, जो आपने 5 एरो लिखे। तो अब कुछ बड़ी बातें करेंगे, तो वो लाइन के नीचे करनी है हमको बड़ी बातें। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको। पहली हेडिंग का नाम है टोटल प्रोडक्ट, टीपी, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब ऐसे बहुत सिंपल है, इसका मतलब है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद यूज ऑफ गिवन इनपुट्स, विद यूज ऑफ गिवन इनपुट्स। फिर सेकेंड एरो, टोटल प्रोडक्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, तो अभी लिख लेना, अभी सोचना मत, सिग्मा एमपी। और दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मूला ये भी अभी लिख लेना, सोचना मत, एपी इंटू एन। तो ये दोनों अभी हम सीख जाएंगे 2 मिनट बाद जब हम अगली बातें पढ़ेंगे, लेकिन ये है टोटल प्रोडक्ट बेसिकली। उसके बाद अगला हेडिंग है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है एपी, एपी। तो एपी में बस आपको एक ही बात लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है बस इसका, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन। बस एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन। और अगली बात है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। तो एमपी में आपको लिखना है पहले परिभाषा अंग्रेजी कि इट इज द एडिशनल प्रोडक्ट विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ
वेरिएबल इनपुट, इट इज द एडिशनल प्रोडक्ट विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो इसका फॉर्मूला लिखना है नेक्स्ट, एम पी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा एन, और नकली फॉर्मूला भी लिख लो, एम पी nth टर्म इज इक्वल टू टी पी nth टर्म माइनस टी पी एन माइनस 1th टर्म। तो मतलब सिंपली बोलो एम पी एन इज इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। चलो तो ये सब बातें देखते हैं कि ये क्या है, और एक एन का पहले संबोधन लिख लो क्योंकि एन बहुत जगह आया है। तो बताओ एन का मतलब, आप बताओ पहले क्या। हाँ, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, है ना। तो अब ये तीनों हम समझेंगे बेसिकली, ये तीनों बेसिकली क्या हैं। चलो तो अब आप एक एरो डाल के लिखना शॉर्ट रन, और इसको हाईलाइट करो। तो अब हम ये समझेंगे और शॉर्ट रन की बात भी साथ ही साथ हो जाएगी। तो आइए, तो आपको पूरी स्टोरी समझाते हैं। तो उसके लिए आप एक शेड्यूल बना लो मेरे साथ, 1 2 3 4 और 5 सुंदर कॉलम बना लो। पहले कॉलम का नाम लिखो फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर ब्रैकेट में ऐसे समझने के लिए लिख लो लैंड, जमीन। दूसरे कॉलम का नाम लिख लो वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर बताओ कोई, लेबर। कैपिटल तो कभी भी नहीं, कैपिटल तो फिक्स्ड होती है, कैपिटल मतलब होता है मशीन वशीन ये सब। तो वेरिएबल फैक्टर में आप लेबर एक ही याद रखो हमेशा। और थर्ड कॉलम का नाम है टीपी, बस अभी आखिरी दो छोड़ देना। चलो अब हमारे पास एक ज़मीन है, 1, एक ज़मीन है, और पूरी ज़मीन अभी खाली पड़ी है, मतलब उस पर 0 मजदूर है। तो कितने डब्बे बनेंगे? 0। तो टोटल प्रोडक्ट बन गया 0। अब हमारे पास अगला एक ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन फिक्स होने का मतलब है ज़मीन एक ही रहेगी। तो शॉर्ट टर्म की देखो पहचान क्या थी बताओ। मैं एक इनपुट चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी इस बार मजबूरी है कि मैं लैंड को बदल नहीं सकता, लैंड एक ही रहेगी, मैं 2 नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं लैंड को भी 2 लिख देता तो आप तुरंत कह देते सर ये लॉन्ग रन वेरी गुड, है ना, समझ गए कहानी। तो लैंड जो है वो मैं मजबूरन एक ही रख पाऊंगा, मेरे पास ज़मीन उतनी एक ही है मान लेते हैं। अब एक मजदूर आ गया, तो एक मजदूर आ गया तो अब टोटल कितने डब्बे बने? 4 डब्बे बने, ठीक है। तो एक मजदूर आ गया, एक ज़मीन तो है, तो 4 डब्बे बन गए। अब उसके बाद ज़मीन फिर से एक ही है, तो पहले एक मजदूर काम कर रहा था, दूसरा भी आ गया, तो मजदूर हो गए 2। अब 2 मजदूर कितने डब्बे बनेंगे? 8। तो बस यही नलायकी नहीं करनी है, 2 मजदूर मिलके 10 डब्बे बनाएंगे। तो अगर एक मजदूर ने कितने डब्बे बनाए थे? 4। तो गणित कहती है दिमाग की कि 2 बनाएंगे 8। लेकिन प्रोडक्शन की खूबसूरती ये होती है शॉर्ट रन में कि अगर एक ने 4 बनाए हैं तो 2 8 से ज्यादा बनाएंगे। ये खूबसूरती है, ये कानून है जो आपको पढ़ाया जाएगा और आपके गले से उतारा भी जाएगा। तो अगर एक ने 4 बनाए तो 2 कितने बनाएंगे? 8 से ज्यादा बनाएंगे, तो 10 मानते होंगे। उसके बाद एक जमीन है, चलो जमीन तो एक ही है। अब एक तीसरा मजदूर और आ गया, 3 हो गए। तो अब 3 मजदूर कितने डब्बे बनाएंगे? 18 डब्बे। चलो तो 3 मजदूर जो है वो 18 डब्बे बनाएंगे। उसके बाद चलो एक जमीन है वो तो एक ही रहेगी। अब चौथा मजदूर भी आ गया, 4 मजदूर हो गए। तो 4 मजदूर कितने डब्बे बनाएंगे? वो 15 कह रहा है, चलो 24 डब्बे बनाएंगे। तो बस अब ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। एक जमीन है और 5 मजदूर कितने बनाएंगे? 28 बना लेंगे। फिर एक जमीन है और 6 मजदूर हैं, तो कितने डब्बे बना लेंगे? 30, ठीक है। उसके बाद एक जमीन है, अब 7वें आप गए, आप मजदूर प्रोडक्शन के लिए गए, तो आप कितने डब्बे बनाएंगे? नहीं, 30। इसका मतलब आपके जाने से कुछ नहीं हुआ। तो आप ऐसे मजदूर हैं कि आपके जाने से कुछ नहीं हुआ। तो जो 30 डब्बे 6 मजदूर बना रहे थे, तो जब 7वां आप पहुंचा तो भी 30 ही बन गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जी एक जमीन है, अब आपका दोस्त पहुंच गया 8वां मजदूर, तो 8 मजदूर कितने डब्बे बनाएंगे? 28। तो आपके आते ही आपका दोस्त भी पहुंच गया, और आपका दोस्त ऐसा मजदूर निकला कि मतलब कम हो गया प्रोडक्शन, बातों में लगा दिया उसने। उसके बाद एक जमीन है और 9वां मजदूर भी पहुंच गया, तो 24 मान लेते हैं, ठीक है। बस तो काफी है हमारी अपनी स्टडी के लिए। तो इतने में हम प्रोडक्शन की खूबसूरती सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो प्रोडक्शन की खूबसूरती ये होती है जी कि शुरुआती दौर में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप देखो शुरुआती दौर, तो जब आपने कहा कि एक मजदूर ने 4 डब्बे बनाए, तो आपने कहा कि 2 8 बनेंगे, है ना, मैथमेटिक्स 8 कह रही थी, पर फिर भी 8 से ज्यादा बने। तो शुरुआती दौर में प्रोडक्शन तेज होता है। फिर एक दौर आता है हरे रंग वाला, जिसमें प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो जब तक आप पहुंचते हो, 7वें मजदूर आप थे, तब तक प्रोडक्शन धीमा धीमा होना शुरू हो जाता है। और जब आपका मित्र पहुंचता है 8वें मजदूर, तो उसके बाद प्रोडक्शन में गिरावट आ जाती है। तो प्रोडक्शन की खूबसूरती ये है कि प्रोडक्शन जो है साहब वो 3 स्टेजेस में काम करती है हमेशा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो बस हमको प्रोडक्शन की खूबसूरती के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट। वो भी लिख भी लेंगे हम आगे। तो पहले इतनी कहानी ओके होगी, टोटल प्रोडक्ट की, बाकी भी इसके बारे में आगे बताएंगे भी। अब चौथे कॉलम का नाम आपको लिखना है एवरेज प्रोडक्ट, एपी। तो एवरेज कोई
नया टर्म नहीं है, एवरेज एक पुराना मैथमेटिकल टर्म है। उसका मतलब ये है कि अगर 0 मजदूर 0 डब्बे बना रहे हैं तो ऑन एन एवरेज, तो खैर डैश ही हो गया 0.0 नील या डैश कुछ भी कह दो। अब अगर एक मजदूर 4 डब्बे बना रहा है तो ऑन एन एवरेज एक मजदूर कितने डब्बे बना रहे हैं? 4 ही बना रहे हैं। फिर अगर 2 मजदूर 10 डब्बे बना रहे हैं तो ऑन एन एवरेज एक मजदूर कितने डब्बे बना रहा है? 5। अगर 3 मजदूर 18 डब्बे बना रहे हैं तो ऑन एन एवरेज एक मजदूर कितने डब्बे बना रहा है? 6। तो समझ आ गया आपको एवरेज का मतलब? तो एवरेज मतलब एक सिंपल मैथमेटिकल एवरेज है कि हम ये निकाल रहे हैं ऑन एन एवरेज एक मजदूर कितने डब्बे बना रहा है। अब बस ऐसे आगे बताते रहो। 24 ने 4 बनाए, मतलब सॉरी 4 ने 24 बनाए तो 6, 5 ने 28 बनाए 5.6, 6 ने 30 बनाए और 7 ने 30 बनाए 4.2, 8 ने 28 बनाए 3.5 और 9 ने 24 बनाए 2.6। ठीक है, तो वो जो भी आया आ गया। तो समझ आ गया एवरेज प्रोडक्ट मतलब सिंपल ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वैसे वो है लास्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। वो ये कहता है कि हर एडिशनल मजदूर के आने पर कितना एडिशनल डब्बा बना ये देखना है। तो पहला तो चलो डैश छोड़ दो, अब आपको टीपी में चेंज देखना है। वो 0 से बढ़कर 4 हो गया तो इसका मतलब पहले मजदूर के आने की वजह से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बने, राइट है ना, मतलब प्लस में लगा देता हूं ऐसे सिंबॉलिकली। फिर दूसरा मजदूर आया तो डब्बे 4 से बढ़कर 10 हो गए, तो दूसरे मजदूर की वजह से 6 डब्बे बढ़े। फिर जब तीसरा मजदूर आया तो प्रोडक्शन 10 से बढ़कर 18 हो गई, तो तीसरे मजदूर की वजह से 8 का प्रोडक्शन बढ़ा। तो क्लियर हो गया सबको मार्जिनल प्रोडक्ट। अब उसके बाद धीमी गति वाले मजदूर आने शुरू हो गए। जब चौथा मजदूर आया तो प्रोडक्शन 18 से बढ़कर 24 हो गई, तो सिर्फ 6 की ही बढ़ोतरी हुई। पांचवा मजदूर आया तो 24 से 28 यानी 4 की बढ़ोतरी हुई। छठा मजदूर आया तो 28 से 30 सिर्फ 2 की बढ़ोतरी हुई। और जब आप पहुंचे तो 30 से 30 ही रहा, मतलब की बढ़ोतरी कितनी? 0 रही। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है स्टेज 2 के खत्म होने की। 0 पे स्टेज 2 खत्म हो जाता है। तो जैसे ही एडिशनल प्रोडक्ट 0 हुआ यानी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुआ, इसका मतलब होता है कि यहां पर मैक्सिमम डब्बे बन चुके हैं। तो इसलिए जो टोटल प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 30 होती है। तो दिस 30 इज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके जाते ही प्रोड्यूसर कहता है कि बस अब ये मैक्सिमम आ चुके हैं हम, क्योंकि आपके जाते ही मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? 0। तो आपके पहुंचते ही मतलब एडिशन कितना हो रहा है कंपनी को? 0। तो ये स्टेज 2 खत्म हो। उसके बाद जब नलायकों की टोली पहुंचती है तो प्रोडक्शन जो है 30 से 28 हुआ, तो ये -2 का योगदान दे रहा है। और 9वां मजदूर 28 से 24 करवा के आ गया, तो ये -4 का योगदान दे रहा है। तो ये बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब आप मार्जिनल प्रोडक्ट पर थोड़ा सा बस फोकस करना, इसीलिए मैं उसको इधर निकाल के ले आया। शुरू में आप मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो वो 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग। इसे क्या बोलते हैं? बढ़ना। मतलब सिंपल बात है, 4 से 6, 6 से 8, तो इसको क्या बोलते हैं? बढ़ना। फिर अगर आप बाद में दोबारा स्टेज 2 में फोकस करें मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू, तो 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, तो इसको आप इंक्रीजिंग नहीं कहोगे, इसे क्या कहोगे? डिक्रीजिंग कहोगे। तो डिमिनिशिंग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक वाला फ्लेवर आ जाएगा, है ना। और फिर अगर आप तीसरे में ऑब्जर्व करोगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो इन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में नेगेटिव या बिलो 0, कुछ भी कह लो, नेगेटिव कह लो। ठीक है, पहले की बात ओके हो गई। तो सबसे बड़ा मतलब पॉइंट ये कि तीनों स्टेजेस के नाम जो पड़ गए वो इसी आधार पे पड़ गए। पहली स्टेज का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। बोलो अपने मुंह से, क्या नाम है? हाँ, वेरी गुड। तो आरटीएफ में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब है रिटर्न्स टू फैक्टर। तो पहली स्टेज का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दूसरी स्टेज का नाम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और तीसरी स्टेज का नाम नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो मतलब आपको ऐसा रटने की भी जरूरत नहीं है, आप एमपी की वैल्यू से खुद पता लगा सकते हो कि इनके नाम क्या हैं स्टेजेस के। तो एमपी की वैल्यू के आधार पे ये नाम पड़ गए तीनों स्टेजेस के। ठीक, तो क्लियर हो गई यहाँ तक पूरी कहानी? चलो तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ दोबारा से, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अब जो हमने 3 फॉर्मूले से लिख रखे थे, अब आप शायद बड़ी इजीली समझ जाओगे। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एक तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट का सम है ना। अगर आप करके भी देखो टेबल में, तो अगर आप 4 और 6 को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 4, 6 और 8 को जोड़ लोगे तो 18 आ जाएगा, ऊपर के 4 को जोड़ लोगे तो 24 आ जाएगा, ऊपर के 5 को जोड़ लोगे तो 28 आ जाएगा। मतलब आप जितने मार्जिनल प्रोडक्ट जोड़ते रहोगे वो टीपी की वैल्यू बनती रहेगी। आप खुद भी मन में करके देख सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला टीपी का लिखा है एपी इंटू एन, मतलब एवरेज प्रोडक्ट इंटू वेरिएबल इनपुट। तो वो भी आप करके देख लो। अगर आप 4 इंटू 1 करोगे 4 आ जाएगा, 5 इंटू 2 करोगे 10 आ जाएगा, 6 इंटू 3 करोगे 18 आ जाएगा, 6 इंटू 4 करोगे तो 24 आ जाएगा, 5.6 इंटू 5 करोगे तो 28 आ जाएगा। मतलब आप एपी को एन से लेबर से मल्टीप्लाई करोगे तो टीपी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो क्लियर है सबको? हाँ, तो ये भी लिख लो। एन का मतलब ही वेरिएबल फैक्टर, वैसे है ना, बाद में लिखा है ये रहा एन। हाँ, वेरिएबल इनपुट है ना, तो एन मतलब मजदूर। एन के नीचे आदमी बना लो चाहे, तो एन मतलब मजदूर, लेबर। अच्छा, बाकी तीसरा लिखा आपने एमपी का फॉर्मूला, वो तो हमने एमपी तो निकाला ही था। तो चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन इनपुट, या फिर टीपीएन माइनस -1। तो अब एमपी के बारे में एक बादल रूपी बात लिखनी है। जो सेकंड पॉइंट को देख के कौन बच्चा बताएगा कि क्या लिख सकते हैं हम? एमपी इज स्लोप ऑफ टीपी। हाँ,
एमपी जो है वो टीपी का स्लोप है। तो ये फॉर्मूला जो है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन, ये दर्शा रहा है कि टीपी का स्लोप एमपी होता है बेसिकली, तो स्लोप ऑफ टीपी इज एमपी। चलो तो ये तो हो गई मतलब प्रोडक्शन की खूबसूरती और ये टेबल। तो इस टेबल को बस कवर करते हुए पूरा कर्ली ब्रैकेट में नीचे आपको लिखना है, इसी को बोलते हैं कानून को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो शॉर्ट रन के कानून को घर में प्यार से इस नाम से भी पुकारा जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जो आपने ऊपर बातें पढ़ी वो बेसिकली एक कानून था जो आपको बातों बातों में पढ़ाया गया, उस कानून का नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसमें आप लिख लो स्टेज 1। तो अब हम कुछ बातें लिख लेते हैं। तो स्टेज 1 में लिखना, इसका नाम क्या है, इंक्रीजिंग आरटीएफ आर्म। एक बार फुल लिख लो ताकि पता रहे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, स्टेज 1। तो स्टेज 1 के बारे में कुछ बातें लिखनी है, तो पहले आप लिखो फिर बता दूं क्या है वो, पहले सारी बातें लिख लेते हैं। तो स्टेज 1 के बारे में पहली बात है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। दूसरी बात, एमपी इंक्रीजेस, एमपी इंक्रीज होता है एंड रीचेस मैक्सिमम, रीचेस मैक्सिमम के ब्रैकेट में लिख लेना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद तीसरी बिंदी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। दूसरी बिंदी स्पेशलाइजेशन, और तीसरी बिंदी एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। तो इन तीन बातों को आप चाहे अलग से बादल में कर लेना, तो इन्हें जरूर घर से रट के जाना, चाहे समझ आए या ना आए वो अलग की बात है। और है ना, हालांकि मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन बाई चांस बाद में भूल गए तो रट के जरूर जाना। तो ये स्टेज 1 जो हमने अभी लिखी है, जो अभी कुछ बातें भी थोड़ी देर में समझेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या है, ठीक है। तो स्टेज 1 में ये बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर लिखना है स्टेज 2। तो स्टेज 2 का नाम बताओ। हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तो डिमिनिशिंग आरटीएफ। तो इसमें पहली बात, टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस मैक्सिमम। दूसरी बिंदी, एमपी फॉल्स एंड रीचेस 0। और तीसरी बिंदी, आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिक्स्ड फैक्टर्स बिकम inadequate, that is loss of efficiency। तो इसमें ये आखिरी वाली बात जरूर घर से रट के जानी है। और ये भी समझते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 3, आखिरी स्टेज का नाम नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव आरटीएफ, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो इसमें पहली बिंदी टीपी फॉल्स, दूसरी बिंदी एमपी बिकम्स नेगेटिव, और तीसरी बिंदी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव रिलेटिव टू फिक्स्ड फैक्टर, और ब्रैकेट में लिखना है पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आखिरी बिंदी घर से रट के जानी, चाहे समझ आए या ना। हाँ, तो इन 3 पॉइंटों में आपको रट्टू तोता बनना पड़ेगा, लेकिन समझाने की वैसे जिम्मेदारी मेरी है, तो आप चिंता ना करें। तो ये 3 बातें तो हो गई 3 स्टेजेस की। उसके बाद एक बड़ा सा सितारा, तो इस बड़े सितारे में लिखना है स्टेज 1 एंड स्टेज 3 आर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी, ABSURDITY, ब्रैकेट में लिख लो या ऑब्लिक करके लिख लो, मतलब नॉनसेंस। हाँ, तो स्टेज 1 एंड स्टेज 3 आर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस या एब्सर्डिटी। और उसी के नीचे लिखना है रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2। तो जिसका दिमाग खराब होगा वो स्टेज 1 या स्टेज 3 में रहेगा, है ना। जिसका दिमाग नॉनसेंस रहेगा वो स्टेज 1 और स्टेज 3 में रहेगा। बाकी जो रैशनल है, जो समझदार है आपकी तरह, वो कहाँ रहेगा, स्टेज 2 में रहेगा। तो ये सारी लिखी हुई बातें अब हम समझेंगे कि भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अब ये तीनों बातें आपको समझ आ जाएगी, ये जो भी कुछ लिखा है मतलब सब समझ आ जाएगा। तो उसके लिए पहले एक स्टोरी सुनेंगे हम। तो इसका आपको कुछ लिखना बनाने की जरूरत है, बस सुननी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बनाएंगे हम कुछ और डायग्राम, वो मैं बताऊंगा।
ठीक है। चलो तो मैं आपको प्रोडक्शन की असली स्टोरी बताता हूँ कि ऐसा जो ऊपर हमने पढ़ा वो क्यों होता है, उसके पीछे ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं, उसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक है। तो बड़े ध्यान से सुनना, लंबी गहरी सांस लेकर बैठो आराम से। अब हम मान लेते हैं कि भाई घर के अंदर, किचन के अंदर, एक उदाहरण ले लेते हैं, किचन है मान लेते हैं घर में, ठीक है जी। किचन में जो स्लैब होता है, स्लैब जिसमें मतलब सब काम होता है, खाना बनता है, फूड की प्रिपरेशन होती है, तो वो एक तरह से क्या है, कैसा इनपुट है, फिक्स्ड है। ऐसा तो है नहीं कि स्लैब आपने बड़ा कर लिया, चौड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, तो जो है फिक्स्ड अपनी जगह है ना। फिर स्लैब पे जो आइटम्स रखे रहते हैं, भाई चकला रखा है, बेलन रखा है ना, और भी 100 तरह की बातें मान लो रखी हैं। तो ये चकला, हाँ गैस रखी है, तो ये चकला बेलन जो है ये भी एक तरह से क्या है, फिक्स्ड इनपुट है, ओके। अब जो मान लेते हैं आटा है, वो आप कह सकते हो कि भाई वो एक वेरिएबल इनपुट है, ज्यादा लोगों की रोटियां बनेंगी तो ज्यादा आटा लगेगा, कम लोगों की रोटियां बनेंगी तो कम आटा लगेगा, तो वो आप वेरिएबल इनपुट कह सकते हैं ना। तो इतनी बात काफी अपनी बात को समझने के लिए। अब देखो भाई, मान लेते हैं अभी किचन खाली है, अंदर कोई मजदूर नहीं है, तो कितनी रोटियां बनेंगी, अभी तो 0 बनेंगी। अब मान लेते हैं एक मजदूर पहुंच गया, तो वो अपना आटा मांडेगा, ये करेगा, वो करेगा, रोटी को बेलेगा, फिर तवे पे चढ़ाएगा, फुलाएगा, ये वो करके वो रोटियां बनाना शुरू कर देगा। तो एक मजदूर ने अपना मान लेते हैं काम चालू कर दिया, तो एक मजदूर ने 4 रोटियां बना ली। अब जब इसी किचन में दूसरा मजदूर पहुंचता है, तो देखो शुरू में जब दूसरा मजदूर पहुंचता है तो किचन जितनी बड़ी है उसका एक तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा वाला कहेगा कि चलो तुम एक काम करो, आटा मैं मांड दूंगा, तुम बस फुलाने का काम करो, काम बढ़ जाएगा ना, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। वो कहेगा भाई देखो मैं बेलन अच्छा बेल लेता हूं, दूसरा कहेगा मैं फुला अच्छा लेता हूं, तो वो कहेगा ठीक है बेलने का काम मेरा, रोटियां फुलाने का काम तुम्हारा। तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, मतलब बांट लिया, आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशन चलेगी, डिवीजन ऑफ वर्क बढ़िया रहेगा शुरू में। तो इसीलिए 2 मजदूर आते हैं, कितनी रोटियां बन गई, फिर इनका मान लेते तीसरा भी आ गया, तो तीसरे के आने से और स्पेशलाइजेशन बढ़ गई। कह रहा भाई काम करेंगे, मैं ये कर दूंगा, तुम ये कर देना, मतलब मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है, लेकिन तीनों ने अच्छा स्पेशलाइजेशन कर दिया। पता चला सर आपको तो बड़ा पता है, पूरी रोटियां बन गई। तो मतलब शुरू में स्पेशलाइजेशन अच्छा होता है, जमा का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, डिवीजन ऑफ वर्क बढ़िया हो जाता है, तो शुरू में रफ्तार तेज होती है। अच्छा लेकिन अब बड़े ध्यान से देखना, अब किचन अपनी जगह फिक्स है, वो एरिया देखो फिक्स है, स्लैब फिक्स है, बेलन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अब अगर मान लो इसमें मैं और लोगों को भेज दूं उसी सेम किचन में कि भाई जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, जाओ तुम भी पहुंच जाओ, तुम भी पहुंच जाओ, तो अब देखो क्या होगा, इतने से स्लैब में किचन फिर अब खचपच होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेज का या इस पॉइंट का मतलब है कि हमारे फिक्स इनपुट्स जो है वो इनएडिक्वेट है एज कंपेयर टू वेरिएबल इनपुट। क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए या तो मुझे किचन बड़ी चाहिए, मुझे 2 स्लैब चाहिए, 2 बट्टे चाहिए, 2 बेलन चाहिए, मतलब कि मेरे पास इस सिचुएशन में जो मेरा फिक्स्ड इनपुट है वो आप कहोगे ना कि काफी इनएडिक्वेट है एज कंपेयर टू वेरिएबल इनपुट। तो ऐसे में रोटियां आपकी जो बनने की स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि फिर कुछ हो सकता है झगड़ा हो गया, किसी से आटे का ड्रम गिर गया, किसी से कुछ हो गया, क्योंकि जगह लिमिटेड है। आप इसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, तो जगह लिमिटेड है। तो इसीलिए स्टेज 2 में जो प्रोडक्शन की रफ्तार होती है ना वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। रोटियां तो बनती हैं लेकिन धीमे धीमे बनती है। अब इसी में जब मैं और मजदूर भी घुसा दूंगा, सेम किचन है, अब तो जगह ही नहीं, अब तो एक के सर के ऊपर खड़े होंगे और 3 की लड़ाई हो जाएगी, ऐसी होगा। अगर लिमिटेड जगह है तो स्टेज 3 तक पहुंचते पहुंचते तो पूरा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मतलब फिर तो काम जो उल्टा बढ़ना चाहिए, रोटियां तो ज्यादा बननी चाहिए, वो उल्टा कम होनी शुरू हो जाती है। तो फिर जो 30 बन रही थी रोटियां पता चला और बनाने से 28 ही बन रही है, 24 ही बन रही है। तो ये प्रोडक्शन की खूबसूरती होती है कि भाई स्टेज 1 के अंदर, अब वो रटने वाले पॉइंट्स पहले पढ़ने हैं, स्टेज 1 के अंदर स्पेशलाइजेशन चल रहा होता है, फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी बिल्कुल बढ़िया होती है क्योंकि किचन में 3 लोग खड़े हैं, और इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि हम फैक्टर्स को ज्यादा डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक किचन है, वो एक में 3 जने काम कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो शुरू में ये फैक्टर्स मतलब काम कर रहे होते हैं, इस वजह से प्रोडक्शन तेज होता है। लेकिन फिर स्टेज 2 में जब ज्यादा मजदूर आ गए तो अब किचन क्या बढ़ गई आपकी, छोटी बढ़ गई, स्लैब छोटा बढ़ गया, बेलन एक ही रह गया, तो मतलब आपके फिक्स फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, इनएडिक्वेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब स्टेज 3 में मजदूरों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई तो फिर तो देखो लिखा है क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव, तो पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, फिर तो रोटियां कम बननी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन का बिहेवियर इस वजह से चल रहा होता है। रिफ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन तो भी आएंगे, वो तो हम डायग्राम में सीखेंगे। अभी ये बातें तो अभी डायग्राम पे सिखाऊंगा जो ऊपर के लिए, पहले मैंने रटने वाले पर फोकस कर लिया। तो रटने वाले तीनों पॉइंट मतलब आपको समझ आ गए, किचन की स्टोरीज पर बेस्ड है वो, ठीक है ना। चलो अब हमें कोई डायग्राम बनाना है, तो अब आप एक सुंदर पेज पर, नए पेज पर अच्छा सा डायग्राम बनाएं, बड़ा सा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर लिखना आप वेरिएबल इनपुट, और वाई एक्सिस पर हम 3 कर्व बनाएंगे, टीपी, एपी और एमपी। चलो तो पहले आप इतना बनाओ। अब इस डायग्राम में आप एक डॉटेड लाइन से 3 बराबर कैसे टुकड़े कर सकते हो। तो ये इसका मतलब ये प्रमाण हो गया कि हम प्रोडक्शन की खूबसूरती जो देख रहे हैं वो 3 स्टेजेस में बटी हुई है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो अब हम पहले टीपी का कर्व बनाएंगे, मतलब टोटल प्रोडक्ट जो है उसकी खूबसूरती को देखेंगे, बनाएंगे डायग्राम, कर्व पर जो बातें हैं। तो टोटल प्रोडक्ट जो है, अगर मैं उसको मतलब इसके कर्व को शुरू करूं तो मैं 0 से नहीं शुरू करता क्योंकि 0 से शो करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो हम थोड़ा ऊपर से शो कर लेते हैं। तो जब शुरू में टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो उसकी रफ्तार काफी तेजी से होती है, तो यानी कि वो एक आप समझ लो कॉन्वेक्स सा शेप ले रहा होता है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं बढ़ेगा, उसकी शेप थोड़ा ऐसा कॉन्वेक्स होगी क्योंकि वो तेजी से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जब वो स्टेज 2 में एंटर करता है तो तब प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन रफ्तार धीमी हो जाती है, यानी कि उसकी पीठ झुक जाती है। तो अब उसकी पीठ झुकी रहेगी बढ़ते समय। तो देखो इंक्रीज दोनों टाइम हो रहा है, ये इसमें विशेष बात है। स्टेज 1 में भी टीपी इंक्रीज हो रहा है
और स्टेज 2 में भी टीपी इंक्रीज हो रहा है, हाँ बस रफ्तार बदल गई। हाँ स्टेज 1 में वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो वो लिख लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, हाँ एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन स्टेज 2 में टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये मतलब इसमें टीपी की एक बेहतरीन क्वालिटी आप कह सकते हो कि स्टेज 1 स्टेज 2 में बढ़ता है पर रफ्तार उसकी अलग अलग होती है। और स्टेज 3 में जब आपका मित्र एंटर करता है तो फिर ये प्रोडक्शन जो है टोटल प्रोडक्ट की फॉल हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो अगर आप टीपी का मैक्सिमम पॉइंट देखोगे तो बस सेकंड स्टेज का अंत होता है बेसिकली। तो इसीलिए प्रोड्यूसर हमेशा सोचता है कि मैं सेकंड स्टेज में काम करूंगा। ठीक है, तो पहले आपको टीपी का ओके होगा नहीं, बस वही बात है उसमें लिखी थी अंग्रेजी में। फिर दूसरा बना लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एमपी। एमपी बहुत सिंपल तरीके से बनता है, वो शुरू तो होता है टीपी के साथ लेकिन उसके नीचे रहता है और वो बढ़ता रहता है। स्टेज 1 तक बढ़ते बढ़ते वो पहुंच जाता है। फिर स्टेज 2 के अंदर एमपी में गिरावट शुरू होती है, यानी कि वो कम होता है कम होता है कम होता है और वो 0 तक पहुंच जाता है। तो स्टेज 2 का जो अंत है, तो मैंने आपको बताया था ना उसकी पहचान है स्टेज 2 के अंत की, कि जब आप पहुंचते हो काम करने तो प्रोडक्शन जीरो होती है, एडिशनल प्रोडक्शन जीरो होती है। तो ये आपके पहुंचने का बस ये आप पहुंच गए, साइड इफेक्ट है, स्टेज 2 खत्म, आप पहुंच गए। उसके बाद तो बस आपका जब मित्र पहुंचता है तो फिर नेगेटिव में पहुंच जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो वो और कम हो जाता है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, ये बिहेवियर। अब इसमें जो एक पॉइंट है हल्का सा येलो कर देते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर बढ़ता हुआ टीपी अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो जब कोई बढ़ता हुआ कर्व किसी भी बिंदु से या किसी भी पॉइंट से अपनी शेप बदल ले तो उस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। क्योंकि इन्फ्लेक्शन का बेसिक डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि भाई अगर सोलर रेज जा रही है और आपने कहीं पे मतलब कुछ ऑब्जेक्ट उसको लगा दिया तो उससे टकरा के इन्फ्लेक्ट हो जाएगी। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज जा रही है और उससे कोई चीज टकराई और वो इन्फ्लेक्ट हो गई, चेंज हो गई। तो टीपी अच्छा खासा बढ़ रहा था तेजी से, लेकिन इस बिंदु से उसने अपनी शेप क्या कर ली, चेंज कर ली, हाँ पीठ झुक गई। तो इस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पर एमपी का मैक्सिमम होता है। तो बोला यह जाता है कि जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पर एमपी मैक्सिमम है। लेकिन एमपी के पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बोलते, क्योंकि उसने शेप नहीं चेंज करी, वो तो बढ़ते हुए घट रहा है। इसको शेप चेंज करना नहीं बोलते, मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में उसको कुछ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, कि पहले बढ़ रहा था और उस पॉइंट पे आके गिर गया। तो आप इसमें किताब का डायग्राम मत रेफर करना, किताब में बातें गलत दे रखी हैं, और आप इसमें किताब पढ़ना भी मत, उसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको कंफ्यूज करेगी। हाँ इसमें बस आप मेरी ही नोट्स को बाइबल समझ के पढ़ना, हाँ मतलब बिल्कुल ये समझ के कि भाई किताब में क्योंकि बातें इसमें गलत दे रखी होंगी कुछ, तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप यही फॉलो करना बस। ठीक है, तो एमपी का क्लियर होगी कहानी। उसके बाद जो तीसरा और आखिरी कर्व होता है एपी, वो बहुत सिंपल है। तो एपी जो है उसको मैं बताता हूँ कि वो आपके जीवन की तरह है। तो एमपी जो है वो आपका दोस्त समझ लो, और एपी मतलब आप, आपका जीवन। तो आपका और आपके मित्र का जन्म देखो एक साथ ही होता है, और आप अपने जीवन में ऊपर बढ़ रहे होते हो अच्छे से, बढ़ रहे होते हो अच्छे से, बढ़ रहे होते हो अच्छे से। तो एक दिन आपके अपने उस एमपी मित्र से मुलाकात होती है, तो ये उनकी मुलाकात का बिंदु का पॉइंट बन गया। तो जिस दिन से वो मित्र आपके जीवन में आता है उस दिन से आपका जीवन बस ढलान की ओर ही चलता रहता है, बिल्कुल अंत तक। तो ये इनमें खासियत होती है एमपी और एपी के डायग्राम में। तो बहुत ही सिंपल है इसमें याद रखने का तरीका, तो आप ये एपी का कर्व बना सकते हो। ठीक है, तो अपने अपने मित्रों को पहचान लीजिए। तो एमपी एंड एपी, ये एमपी है, वो तुम्हें एमपी कहेगा, तुम उसे एमपी कहोगे, ये सही है। चलो तो खैर क्लियर हो गई चीजें। तो ये सब बातें हमने वहां ऊपर अंग्रेजी में लिख रखी थी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की। बाकी इसमें हमें 3 पॉइंट्स जो लिखने हैं एडिशनल, वो हम हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, रिलेशनशिप ऑफ एपी एंड एमपी। मतलब आपके और आपके जो वो मित्र है उसके बीच के रिश्ते की बात होगी। तो इसमें लिखना है व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यानी कि शुरुआती दौर है, आपका दोस्त दूर रहता है कहीं, आप कहीं और रहते हो, तो देन एपी इंक्रीजेस, तब तक आप इंक्रीज करते रहते हो, मतलब आप जीवन में ऊपर बढ़ते रहते हो। फिर पॉइंट 2, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, मुलाकात हो गई, देन एपी इज मैक्सिमम, वो आपके जीवन का सबसे उच्चतम स्तर था, एपी इज मैक्सिमम, तो वो हो गई मुलाकात। और बस मुलाकात के बाद व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, जब एमपी मतलब एपी से नीचे छोटा हो गया, देन एपी फॉल्स, तो फिर आपकी गिरावट शुरू होगी, तो देन एपी फॉल्स। तो बेसिकली ये है एपी और एमपी का रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ बिल्कुल सच्ची दोस्ती है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा मतलब आपका एक पोर्शन हो गया, इसमें हमारा पूरा शॉर्ट रन कवर हो जाता है और लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन तक की बातें भी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ आई थी कहानी?